नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी खास पेशकश लेकर आपके दरमियान खबर की तह तक। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है हर वो अहम खबर जो आम आदमी के सरोकार से सीधे जुड़ी है उसकी तह तक पहुंचे, उसकी गहराई आपको समझाएं, उस खबर के मायने आप तक पहुंचाए। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। तो आइए बगैर कोई वक्त जाए किए शुरुआत करते हैं अपने आज के खास कार्यक्रम की। सबसे पहले आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज करनाल दौरे पर रहेंगे। अंत्योदय सम्मेलन में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी बिप्लब देब भी इस खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरियाणा कैबिनेट के कई मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इस खास आयोजन में लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड धारक और पेंशन लाभार्थियों को सम्मान दिया जाएगा। तो आज करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन है और ये कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 11 बजे शुरू होगा। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। हमारे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, आज का दिन खास है। देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे करनाल अंत्योदय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। जाहिर है बहुत खास इस आयोजन को बनाया गया है। कई स्कीम्स के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे, संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तफसील से बताइए किस तरह का कार्यक्रम है जितेंद्र, कितनी देर में शुरू होगा? देखिए, बिल्कुल मनोहर सरकार के जो है 9 साल पूरे होने पर अंत्योदय महासम्मेलन करनाल के अंदर आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे। खासतौर से इस सम्मेलन को सरकार की 9 साल की उपलब्धियां किस प्रकार से रही हैं और अंतिम व्यक्ति तक जो है योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किस प्रकार से कदम उठाए गए और अंत्योदय की सोच के तौर पर उनकी तरफ से जो कार्य है वो किए गए हैं। क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री भले ही 9 साल हो गए हों, लेकिन अंत्योदय जो परिवार है उनके उत्थान को लेकर के वो एक गरीबी रेखा की जो सीमा है उससे बाहर निकल करके स्वरोजगार के जो अवसर है उनको तलाशे और अपने आप में जो किसी भी स्किल को ध्यान में रखते हुए कार्य करके इस प्रकार से लोग जो है उस श्रेणी से बाहर निकल करके आए। इस सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल लंबे समय तक कार्य करते रहे हैं। जी। सरकार बनाने के बाद भी उनका लक्ष्य यही रहा कि इस प्रकार के जो भी लोग हैं उनको इस रेखा से बाहर निकाल के लाया जा सके। साथ ही साथ 9 साल की उपलब्धियां यहाँ पर जरूर रहने वाली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन किस प्रकार से रहेगा हरियाणा सरकार को लेकर के, कार्यकाल को लेकर के और क्या कुछ विशेष घोषणा इस मौके पर देखने के लिए मिलते हैं, ये काफी जो है इंतजार करने वाला पल है। हालांकि करनाल के अंदर जो ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है और अब से कुछ ही देर बाद ये जानकारी सामने आ जाएगी कि किस प्रकार की घोषणाएं यहाँ पर होती है और इस अंत्योदय महासम्मेलन के अंदर किस प्रकार से इस प्रकार के जो लोग हैं उन तक फायदा पहुंचाने का काम मौजूदा सरकार की तरफ से किया गया है। जितेंद्र, यानी सीधे तौर पर आज के इस आयोजन को हरियाणा बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि अपने आप में जब 9 साल सरकार को हो गए हों, चुनावी मोड में जो है केंद्र और हरियाणा की जो सरकार है वो जा रही हो, 5 राज्यों के चुनाव जो है वो लगातार चल रहे हैं, उनकी कैंपेनिंग लगातार चल रही है, तो ऐसी स्थिति में इसे बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है और इस शक्ति प्रदर्शन के मार्फत जो विरोधियों पर निशाना साधने के साथ साथ सरकार की तरफ से किस प्रकार से अभी तक काम किए गए हैं उन कामों का लेखा जोखा भी अपने संबोधन के जरिए जो है वो रखने का काम किया जाएगा। कैबिनेट के कई मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं और जो तस्वीरें हैं वो जैसे ही आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का ये पूरा कार्यक्रम है तो सिक्योरिटी को लेकर के भी तमाम जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो की गई है और साथ ही घोषणाओं को लेकर के भी जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनको इंतजार रहेगा कि किस प्रकार की घोषणाएं यहाँ पर की जाती है। मुमताज। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो कुछ और अहम खबरों पे आप ही का रुख करेंगे हम। इस बीच दिल्ली का रुख करें हम। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़कर खतरनाक सतह पर पहुंच गया है। AQI का लेवल खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। AQI 343 यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। वहीं नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 397 बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच चुका है।
अहम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के हवाले से दिल्ली और नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। और ये कहानी अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं है, हरियाणा के भी कई शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। हरियाणा के कई शहरों में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण हो चुका है। फतेहाबाद, कैथल और हिसार में वायु की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। वहीं बहादुरगढ़, रोहतक और भिवानी में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। चरखी दादरी में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया है। हरियाणा में अब तक 1296 पराली जलाने के केस सामने आए हैं। बुधवार को पराली जलाने के 99 केस दर्ज हुए। अहम खबर आपको दे रहे हैं प्रदूषण के हवाले से। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, बेहद जहरीली हो चुकी है फिजा, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बल्कि हरियाणा के कई हिस्से बुरी तरह से इसकी जद में है। चरखी दादरी में AQI 500 तक पहुंच गया है। ये बहुत परेशान करने वाली, बहुत फिक्रमंद करने वाली खबरें हैं। जितेंद्र, अभी ताजा सूरत हाल क्या है, क्या किया जा रहा है, इस पर सरकार की तरफ से कैसे फिक्र जताई जा रही है, जरा तफसील से बताएं। देखिए, बिल्कुल मुमताज, इस प्रदूषण के मसले को लेकर के जहां सरकार की ओर से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आम जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको भी इस बात को समझना होगा कि प्रदूषण जो है वो लगातार हवाओं के अंदर जहर घोलते हुए जो लोग हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहा है। चाहे वो पराली के तौर पर हो, पटाखों के तौर पर हो। हमने देखा कि कल करवा चौथ के पर्व पर भी इसी प्रकार से जो पटाखे हैं वो जगह जगह पटाखों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी थी। इसी के साथ साथ पराली जलाने के मामलों की अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर हालांकि ये पराली जलाने के मामले इतने अधिक सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से केस दर्ज किए जाते हैं, जो सैटेलाइट इमेज दर्शाती है, उसके मुताबिक हरियाणा के अंदर जो मामले हैं वो इस प्रकार से पर देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के अंदर बहुत अधिक जो केसेस हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं, जो दर्शाता है आंकड़े को कि किस प्रकार से पराली जलाई जा रही है। सैटेलाइट इमेज में भी इसी प्रकार के आंकड़े जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। ये साफ दर्शा रहा है कि जो किसान हैं, जो आम लोग हैं, जो पटाखे जला रहे हैं और आने वाले समय दिवाली का जो है वो रहने वाला है, तो ऐसी स्थिति में और भी अधिक जो पटाखों की आवाज़ है वो सुनाई देगी। और अगले दिन अगर हम बात करें तो हवाओं के अंदर जहर के तौर पर भी। हमारे स्टेट हेड दे रहे हैं तमाम अपडेट। चरखी दादरी में AQI 500 तक पहुंच गया है। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से जद में है अब प्रदूषण के। तो लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण, इसके हवाले से तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। तो जितेंद्र, अब क्या लगता है आपको, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की गई है, कोई एहतियात बरतने की बात की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ सख्ती बरतने की बात की गई है इसको लेकर, क्योंकि हालात रोज बरोज खराब हो रहे हैं? देखिए, सख्ती के तौर पर अगर हम बात करें तो BS6 बसें या फिर क्लीन फ्यूल की जो बसें हैं वो दिल्ली और NCR के क्षेत्र में चलेंगी। इसको लेकर के पहले ही CAQM की तरफ से जो आदेश है वो जारी कर दिए गए थे। जेनसेट को लेकर के ये कहा गया था कि जो डीजल जेनसेट है उनको नहीं चलाने की जो अनुमति है वो मिलेगी। कई जो पाबंदियां हैं वो देखने के लिए ज़रूर मिली है, लेकिन हवा लगातार खराब से बेहद खराब और उससे भी अधिक खराब की श्रेणी के अंदर जा रही है। सीधे सीधे जो रेड जोन की तरफ जो हवा है वो बनते हुए नजर आ रही है। हरियाणा के 6 जिलों के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति है, जहां AQI लेवल लगातार 500 को छूता हुआ नजर आ रहा है। और ये अपने आप में एक ऐसी परिस्थिति है जिसे लेकर के जहां सरकार के स्तर पर तो कदम उठाने की जरूरत है ही, क्योंकि सरकार के स्तर पर अगर हम बात करें केस दर्ज किए जा सकते हैं, लोगों को जागरूक किया जा सकता है, लेकिन किसानों और लोगों के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो पटाखों का या फिर पराली जलाने को लेकर के किस तरीके का जो कदम है वो उठाते हैं। और
उसकी वजह से अगले दिन जो समस्या है उससे समस्या को लेकर के अगर सरकार की तरफ ही देखा जाता है तो लोगों को भी ये समझना होगा, इस ओर जागरूक होना होगा कि अब ये तमाम जो गतिविधि हैं ये सांसों के अंदर लगातार जहर घोलने का काम कर रहे हैं। सियासत भी इस मामले पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बीच में देखने के लिए मिलती है। हालांकि अपने अपने स्तर पर तमाम जो सरकारें हैं वो ये प्रयास करती हैं कि इस प्रकार की गतिविधि ना हो और इस प्रकार की जो गतिविधि है उनको बढ़ावा देने की भी बात नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब के अंदर बहुत अधिक जो केसेस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हरियाणा के अंदर करीब 1300 केस अब तक दर्ज हुए हैं तो पंजाब के अंदर ये जो आंकड़ा है वो कई हजार केसेस के तौर पर देखने के लिए मिलता है, जो दर्शाता है कि पंजाब सरकार इस पर सख्ती जरूर कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान जो है वो पराली जलाने के अलावा कोई और विकल्प की ओर नहीं जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के हरियाणा के अंदर भी कई जो विकल्प है उन्हें सरकार की तरफ से किसानों के समक्ष रखा गया है और शायद उसी का ये नतीजा है कि इस प्रकार जो केसों के अंदर जो कमी है वो देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी फिजाओं पर, हवाओं पर इसका कोई असर नहीं है। वहां सही कहा जितेंद्र आपने। फिलहाल तो सूरत हाल यही है कि आंखों में कैसा दर्द है, सीने में कैसी जलन है, दम घुट रहा है हमारा, देखो तारी चारों तरफ घुटन है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, इन तमाम खबरों की तह तक जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए हम रुख हिमाचल प्रदेश का कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा है। आपदा प्रभावितों को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रभावितों को मकान का किराया देने की घोषणा सिर्फ हवा हवाई है। आपदा में लोग बेघर होकर तंबुओं और शिविरों में रह रहे हैं, आखिर कब मिलेगा उन्हें किराया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपदा के बाद आपदा प्रभावितों को मकान का किराया देने की घोषणा करके खूब वाहवाही बटोरी। उन्होंने कहा कि लोग तंबुओं और राहत शिविरों में रह रहे हैं, लेकिन सरकार की योजना परवान नहीं चढ़ी। सरकार के बाकी के दावों की तरह ये दावा भी हवा हवाई साबित हो गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा को आए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और सरकार द्वारा इस घोषणा को किए हुए भी लगभग 2 महीने हो गए, लेकिन पूरे प्रदेश में लोगों के बीच जाने के बाद भी मुझे सरकार द्वारा किराया दिए जाने की योजना का एक भी लाभार्थी नहीं मिला। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार तेज है इन दिनों हिमाचल प्रदेश में। अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। आपदा प्रभावितों को मकान का किराया देकर सिर्फ वाहवाही लूटने की बात कही है उन्होंने सरकार से। उनका कहना है सीधे तौर पर कि धरातल पर इस मामले को अमल में नहीं लाया गया, लोग शिविरों में रह रहे हैं। कैसे समझेंगे इस खबर को प्रदीप, और असल स्टेटस क्या है प्रभावितों का, बाढ़ प्रभावितों का? बिल्कुल, देखिए मुमताज, जब प्रदेश में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ था, जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उसकी वजह से कई घर ढह गए थे और लोग विस्थापित हुए। अपने घरों को उन्हें छोड़ना पड़ा। कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर गांव के गांव खाली करने पड़े थे। इतनी भयानक त्रासदी इस बार आई है। तो ऐसे में जो लोग शिविरों में, जो राहत शिविर हैं, वहां रह रहे हैं या फिर तंबू उनको दिए गए थे, वहां टेंट जो दिए गए थे उसमें रह रहे थे, उन लोगों को लेकर राज्य सरकार ने एक घोषणा की थी। बकायदा उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के लोग हैं उनको 2 से 3 कमरों का किराए पर मकान लेने के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे और उसके साथ साथ जो शहरी क्षेत्र है वहां पर 10,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इस पर अब सियासत शुरू हो गई है और हालांकि राज्य सरकार की तरफ से बाकायदे इसके लिए फंड भी जारी किया गया था और जब आपदा राहत पैकेज जो है राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जारी किया था उस दौरान इस बात का जिक्र किया गया था कि इसमें जो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं या टेंटों में रह रहे हैं, तंबू में रह रहे हैं, वो लोग अपने गांव में रिश्तेदार के अगर यहाँ पे कोई शरण देता है तो उसका भी किराया वहां पर चुकाना है। ये बात राज्य सरकार की तरफ से कही गई है। हालांकि इस पर हम कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पूरी योजना पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि मैंने खुद दौरे किए हैं और जहां पर इस तरह के लोग हैं वो आज भी राहत शिविरों में ही रह रहे हैं और तंबुओं में रह रहे हैं। तो उन लोगों को जो 5,000 और 10,000 रुपए किराया जिस तरह से देने की बात की गई थी वो धरातल पर नहीं दिख रहा है। तो क्या ये घोषणाएं हवा हवाई हैं? हालांकि इस पर हम कह सकते हैं कि बयान जो है नेता प्रतिपक्ष का आया है। अब देखना ये होगा कि इसमें सत्ता पक्ष की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से आंकड़े जारी किए जाते हैं कि इतने लोग टेंटों में रह रहे हैं, जो टेंटों में रहते थे या फिर राहत शिविरों में रहते, उनको हमने अब घरों में शिफ्ट कर दिया है, किराए के मकानों में शिफ्ट कर दिया है। क्या उसकी अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई आंकड़ा जारी होता है। लेकिन एक गंभीर सवाल यहाँ पर उठा दिया गया है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से और हालांकि पहले भी ये आपदा को लेकर सवाल उठाते रहे हैं
जो तंबू खरीद हुई है उस पर भी सवाल उठाए थे नेता प्रतिपक्ष ने कि वो घटिया क्वालिटी के तंबू खरीदे गए थे और वो फट चुके हैं। इसमें घोटाला, एक बड़ा घोटाला हुआ है। इस तरह के आरोप कई बार लगा चुके हैं और अब एक नया आरोप राज्य सरकार पर लगाया कि जो वादा किया गया था, जो योजना जिसका जिक्र हुआ था कि हम किराए के मकानों में प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करेंगे, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद मौके पर जाकर आया हूँ, ऐसी बात यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कही गई है। तो कह सकते हैं कि जो आपदा राहत का ये काम है, पुनर्वास का काम अभी चला हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स अब चरम तो पर सरकार की तरफ से है। कोई प्रतिक्रिया प्रदीप इस पूरे मामले को लेकर आई हो? नेता प्रतिपक्ष ने जो कुछ कहा है, सरकार की तरफ से कोई जवाब दिया गया हो इस पर? बिल्कुल देखिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का बयान अभी आया ही है और ऐसे में आज देखना होगा कि इस पर पलटवार जो है सत्ता पक्ष की तरफ से क्या किया बात करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री तो अस्वस्थ हैं, लेकिन क्या मंत्री पलटवार करते हैं या फिर जो सरकार से जुड़े और नुमाइंदे हैं वो इस पर पलटवार करते हैं, लेकिन अब बाद पलटवार इस पर जरूर आती। तो प्रदीप, जाहिर सी बात है, इल्जाम तराशियों का दौर तो लगातार जारी है और आपदा जब से आई है हिमाचल प्रदेश में, तब से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी न किसी मामले को लेकर ये दौर लगातार जारी है। अब इस पूरे मामले को धरातल पर अमल में लाए जाने की बात करें प्रदीप, तो क्या वाकई जो लोग बेघर हुए थे वो अभी तक बेघर ही हैं, या सरकार ने जो वादे किए हैं उन्हें अमल में लाए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, या उन वादों पर बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी जा रही? बिल्कुल देखिए, जो राज्य सरकार की तरफ से दावा किया गया है उसमें ये भी कहा गया है कि जो राहत शिविरों में रह रहे हैं उनको हम किराए के मकानों में शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि हमने भी देखा कि कुछ स्थानों पर बेशक राहत शिविरों में लोग अभी रह रहे हैं या उन्हें किराए के मकान नहीं मिले, या ऐसी स्थान भी हैं जहां पर जिन्हें लगता है कि अगर हमारा घर थोड़ा सा बन जाएगा और थोड़ा सा मुरम्मत हो जाएगी तो हम घर में शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर जो अनसेफ घर है वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें जरूर जो पूर्व में ग्रामीण विकास मंत्री भी है उनका भी इसमें बयान आया था कि हमने लोगों को घर मकानों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और उनका किराया राज्य सरकार की तरफ से तय किया जाएगा। जिस तरह से पहले भी हमने जिक्र किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए हैं उसकी वास्तविकता क्या है, अब ये सरकार से ही जब बयान आएगा उसके बाद ही इस बात का पता चल सकेगा कि क्या वास्तव में इस तरह की लोगों को कानों में शिफ्ट नहीं किया गया है या फिर नेता प्रतिपक्ष ने सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान दिया है। बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में निवेश के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राज्य सरकार ने कई MOU साइन कर लिए। राज्य सरकार ने अब तक 90,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं। कल मुख्यमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में मेगा रोड शो किया था। उत्तराखंड में निवेश के लिए अहमदाबाद में करोड़ों रुपए का करार हुआ है। 50 औद्योगिक समूहों के साथ 20,000 करोड़ रुपए के करार हुए। दिसंबर में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और उससे पहले राज्य सरकार 90,000 करोड़ के MOU साइन कर चुकी है। और देहरादून से हमारे साथी नासिर हुसैन इस खबर पर बने हुए। नासिर, कल अहमदाबाद में रोड शो किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जाहिर सी बात है बड़ी मेहनत कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सरकार की तरफ से तमाम एफर्ट्स इस पर लगाए जा रहे हैं और आप लोगों के जरिए हम तमाम अपने दर्शकों को पहुंचाते हैं कि कितनी कारगर साबित हो रही हैं ये मेहनतें। अहमदाबाद का दौरा कैसा रहा मुख्यमंत्री का? कितने इन्वेस्टर्स को मुख्यमंत्री उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर पाए हैं? कितने के MOU साइन हुए हैं? जरा इस खबर की तह तक तफसील से पहुंचे। देखिए मुमताज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो मेहनत है वो रंग लाती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट को लेकर के सरकार तैयारियां कर रही थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार देश और विदेश के दौरे कर रहे हैं, वो मेहनत अब कहीं ना कहीं रंग ला रही है। क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का जो टारगेट रखा गया था उसमें के सापेक्ष अगर हम बात करें तो करीब 90,000 करोड़ के MOU अब तक साइन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले ब्रिटेन गए थे, वहां से बहुत सारे जो औद्योगिक घराने हैं, औद्योगिक समूह हैं, उनके साथ मुलाकात की और वहां पर उन्होंने कई हजार करोड़ के जो MOU हैं वो साइन किए थे। उसके बाद फिर दुबई में गए, वहां पर भी बहुत सारे MOU साइन किए गए। अब राज्यों में भी जा रहे हैं और राज्यों में अहमदाबाद गए थे, उत्तर प्रदेश गए हैं, कर्नाटक गए, तमाम जगहों पर भी अभी तक काफी सारे MOU साइन हो चुके हैं।
अब तक करीब 90,000 करोड़ का जो एमओयू है वो साइन हो चुके हैं। और जो सरकार का टारगेट है लगभग लग रहा है कि वो पूरा हो सकता है, क्योंकि जो साइन है ये प्री एमओयू साइन किए जा रहे हैं। बहुत सारे औद्योगिक घराने या औद्योगिक समूह ऐसे हैं जो 8 और 9 दिसंबर को जो इन्वेस्टर समिट होने वाली है उस दिन देहरादून पहुंचेंगे, उत्तराखंड पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर भी बहुत सारे एमओयू और साइन किए जाएंगे, यानी बहुत सारे करार होंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो मेहनत है वो रंग ला रही है और यही वजह है कि जी। इन्वेस्टर समिट से पहले ही 90,000 करोड़ के एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं। तो नासिर, उम्मीद क्या ये लगता कि है जो लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से, वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा वक्त पर? अभी तक 90,000 करोड़ के एमओयूज तो साइन हो चुके हैं, जैसे कि आपने भी बताया हमारे दर्शकों को। जो लक्ष्य रखा गया 2.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन करने का, वो मुकम्मल हो पाएगा तय वक्त पर, जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं सीएम धामी? देखिए मुमताज, सरकार की कोशिश यही है कि जो राज्य में निवेश हो वो करीब 2.5 लाख करोड़ का निवेश हो और उसी को टारगेट बना करके ये इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है। और इन्वेस्टर समिट का मकसद यही है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके और ज्यादा से ज्यादा उद्योग यहाँ पर लग सके। इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ पूरी की पूरी कैबिनेट और तमाम जो अधिकारी हैं वो तैयारियां कर रहे हैं और सबकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ तमाम राज्यों में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं और सबकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और जो 2.5 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया है वो पूरा किया जा सके। इसको लेकर के अगर देखें तो करीब करीब 90,000 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं और इन्वेस्टर समिट के दौरान जो तमाम औद्योगिक घराने जिनको निमंत्रण दिया जा रहा है वो यहाँ पर आएंगे और उस दिन भी बहुत सारे टारगेट्स जो है वो पूरे होंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं नासिर, कि मुख्यमंत्री एश्योर भी कर रहे हैं उन तमाम इन्वेस्टर्स को जिनसे उनकी बातचीत हो रही है कि वो यकीन दिला रहे हैं उत्तराखंड में जो भी इन्वेस्टर आएगा वो पछताएगा नहीं, उसे किसी किस्म का पछतावा नहीं होगा यहाँ इन्वेस्ट करके। वो तमाम सहूलत, तमाम सुविधाएं दी जाएंगी उनको राज्य सरकार की तरफ से जिसकी उन्हें दरकार होगी। तो क्या इन सब चीजों के लिए सरकार का लेआउट पूरी तरह से तैयार है? देखिए मुमताज, सरकार ने तमाम तरह की तैयारियां कर ली थी कि जो औद्योगिक घराने हैं या जो निवेशक हैं वो अगर उत्तराखंड आते हैं तो उनको क्या कुछ फैसिलिटीज दी जाएंगी और क्यों आखिरकार जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड आए। ये तमाम तरह की तैयारी सरकार ने पूरी कर ली थी और उसके बाद ही ये इन्वेस्टर समिट रखा है। यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां जहां पर भी हो गए हैं उन्होंने तमाम जो औद्योगिक घराने उनको बताया है कि उत्तराखंड के लिए जो लैंड बैंक है वो पूरी तरीके से तैयार है, उनको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी वो पूरी तरीके से तैयार है। यानी किस तरह की दिक्कत जो भी निवेशक आएगा उसको नहीं होने दी जाएगी और उसको बहुत फायदा यहाँ पर आने से होगा। एक तरफ जहाँ उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं जो निवेशक आएंगे उनको भी फायदा मिलेगा ताकि वो अपने कारोबार या रोजगार जो अपने उद्योग है उनको लंबे समय तक चला सके, ताकि उनको यहाँ आकर ये ना लगे यहाँ आकर उनको नुकसान हुआ है या यहाँ आकर उनको फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए तमाम चीजें तैयार करने के बाद ही इस जो इन्वेस्टर समिट है इसको रखा गया है। और अब इन्वेस्टर समिट में बहुत सारी चीजें जो तैयार की गई है निवेशकों के लिए वो उनको उसी दिन बताई जाएंगी और उनको एक तोहफे के तौर पर दिया जाएगा कि अगर वो यहाँ पर उद्योग लगाते हैं तो उनको ये फैसिलिटीज यहाँ पर मिलेंगी। जी, बेहद शुक्रिया नासिर इस अहम जानकारी के लिए और इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहे खबर अभी तक के साथ। खबर की तह तक में हम तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचते हैं, गहराई तक पहुंचते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबर अभी तक के साथ।